कर सकता है। एक बार आपको एफआईज और डीआईएस के अपडेट दे देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति लेके चले। सबसे पहले कैश मार्केट में एफआईज के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर बिकवाली हुई है, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा काफ़ी छोटा है। 330 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। डीआईएस की बात करेंगे यानी कि घरेलू निवेशकों की, तो उनकी तरफ से फिर से खरीदारी लौटी है और 1464 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कैश मार्केट में कल करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 1738 करोड़ की खरीदारी यहां पर एफआईएस ने की है और 1132 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में देखी गई है विदेशी निवेशकों की तरफ से। तो ये कुछ एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी हमने आपको बताए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इन संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए। और हमारे साथ ऑप्युलेट एडवाइजर ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए अपना। क्या करें, आज भारतीय बाजारों में संकेत तो ठीक ही दिखाई दे रहे हैं और कल हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी रैली भी देखी गई थी, 16,000 के पार भी मार्केट निकलने में कामयाब हो गया था। तब आगे के लिए कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे और वीकली एक्सपायरी भी है तो उसको देखते हुए भी बाजार में आज किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है और जिस हिसाब से इंडिकेशन मिले ग्लोबल संकेत से, और अगर हम फैक्टर्स देखें, गोल्ड $1800 के नीचे आ गया, क्रूड $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव फैक्टर। बट नो डाउट जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ एक डॉलर इंडेक्स है जो 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 ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को प्रिवेल कर रहा है कि वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो। बट जो संकेत हैं चार्ट पे वो मजबूत है। 16,100 का जो दायरा रहेगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेगा। अगर उसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है और सस्टेन करता है और बंद होता है तो आप मान के चलिए एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलती है जो निफ्टी को 16,500 16,700 तक के लेवल आपको लेके जा सकती है। हाल फिलहाल में इंट्राडे के लिहाज से जो सपोर्ट रहेगा वो 15,870 का रहेगा और 16,100 16,120 ये रेजिस्टेंस रहेगा। वीकली एक्सपायरी है, मेरा ऐसा मत है कि लगभग 16,100 के आसपास में रहेगा। बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 38,800, लेकिन मुझे लगता है कि 34,000 ब्रेक नहीं करेगा, तो आप 34,100 का आप लेवल अज्यूम कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 34,650 और उसके ऊपर चला तो 34,980 ये ऊपर के लेवल नजर आते हैं। वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी मेरा ऐसा मत है कि लगभग 34,700 से लेकर 34,800 के बीच में वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होनी चाहिए। ओके, तो ठीक है, कुछ लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। ओपनिंग आज पॉजिटिव ही देखने को मिल सकती है और आगे भी रैली जारी रह सकती है। हालांकि निफ्टी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी उसके चलते, तो रेंज पर जरूर ध्यान दीजिए और स्टॉप लॉस और टारगेट भी बुझा दिए गए हैं। लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ब्रिजेश ने की कि आज बाकी सारे फैक्टर्स तो फेवरेबल है लेकिन डॉलर इंडेक्स ये बाजार को परेशान कर सकता है। इसके अलावा ब्रिजेश आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेके चले? देखिए, हम क्रूड के फैक्टर्स को लेके चलते हैं। क्रूड नो डाउट $102 $3 से लेके $120 के बीच में ट्रेड करता है और उसका जो टूटना हुआ है वो मजबूती के संकेत हैं। और अगर हम उसको मजबूती के लेके चलें तो आप ये मान के चलिए जो क्रूड का फैक्टर है वो टायर स्टॉक्स और पेंट स्टॉक्स में मजबूती दिखाता है जब कभी भी क्रूड नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होता है। तो पॉजिटिव फैक्टर रहेगा क्रूड के लिए एशियन पेंट। हम एशियन पेंट को लेके चलेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे पेंट में एशियन पेंट की मजबूती बहुत ज्यादा है, तो वो लीडर है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। बाइंग साइड रहेगा 2,868 के आसपास में बंद हुआ है, मौजूदा पे आप बाइंग कर सकते हैं 2,955 और उसके ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं 2,820 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो पहली कॉल 1 से 2 दिन के लिहाज से एशियन पेंट। दूसरी जो रहेगी, वी ऑल नो कि ऑटो सेक्टर में तेजी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो उसमें हमारा जो मौजूदा बाइंग का रहेगा वो बजाज ऑटो का रहेगा। लगभग 3,772 पे बंद हुआ है, तो मौजूदा पे बाइंग करके चलें। 3,920 का टारगेट रहेगा, 3,700 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और उसका भी टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन के लिए। तो दोनों ही लीडर्स हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन पर नजर रखिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो क्रूड वाला जो फैक्टर है वो आज फिर से बाजार में देख सकता है उसका असर। और एशियन पेंट्स और पेंट स्टॉक्स में तो हमने देखा था काफ़ी शानदार तेजी देखी गई थी। इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी कल काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, आज भी वो रैली बरकरार रह सकती है, इसलिए एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय। लेकिन पोजिशनल कॉलिंग 1 से 2 दिनों के लिए आपको ये टारगेट सुझाए गए हैं 2955 का। और बजाज ऑटो में भी खरीदारी करके चलिए 3920 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स पर हम बात करेंगे, लेकिन चलिए आपको मार्केट पर रणनीति
अब आते हैं खबरों पर और शरद हमारे साथ बने हुए हैं डिटेल्स लेकर। शरद, पहले तो ये बताइए कि ये जो क्वार्टर 1 अपडेट आ रहे हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से कंपनी ने जारी किए? बिल्कुल, सबसे पहले फोकस रहेगा टाइटन पे। शानदार क्वार्टरली अपडेट आई है। अगर स्टैंडर्ड रेवेन्यूज़ की बात करें तो 3 गुना जो है साल दर साल में बढ़ोतरी देखने मिली और 3 साल की अगर CAGR लेंगे तो लगभग 20.5% जो है आपको Q1 FY23 से देखने मिलेगा। अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2 कारण हैं, लोअर बेस थे और गोल्ड प्राइसेस में स्टेबिलिटी देखने मिली है, तो इसके कारण जो है अच्छे नतीजे देखने मिले। और मैनेजमेंट ने जो FY23 का जो उनका टोन था वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान जो था कंपनी जो है ऑलरेडी 2 साल से जो है कर रही है, तो इसके कारण जो है रेवेन्यू जो है हालांकि जो एक अच्छा पोटेंशियल आगे देखने मिल सकता है। वॉच डिवीजन में ऑलमोस्ट 258% का जो है ग्रोथ देखने मिला है, क्योंकि वेडिंग सीजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था और अप्रैल और मई में भी उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। हालांकि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है बहुत अच्छे जो है क्वार्टरली डेट आई है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे ग्रॉस एडवांसेस में 22% का ग्रोथ देखने मिला है और डिसबर्समेंट्स में तो आप लगभग 2.5 गुना का जो है इजाफा हुआ है। कासा रेशियोज में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने मिली है, मतलब कह सकते हैं 10% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो है एक साउंड क्वार्टर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आया है। फिनिक्स मिल्स जो है फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स जो है आपके उनकी जो कंजम्पशन हुई है वो उसमें लगभग आप कह सकते हैं 2 गुना का बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि याद रखिए पिछले साल का बेस कम था और अब जो अनलॉक थीम पूरी तरह से खुल गई है, तो उसके कारण आप देख सकते हैं कि इनके जो ऑपरेशनल आंकड़े हैं, रिटेल कलेक्शन से, ये सब में जो है बहुत एक शानदार रिकवरी जो है देखने मिली है। और जो ग्रॉस लीजिंग होती है जो आप टेनेंट्स को देते हैं कमर्शियली, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस कंपनी ने दिया है। शोभा भी फोकस में रहेगा। सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स जो बोलते हैं कंपनी ने जो है किया है रजिस्टर, लगभग 1.36 मिलियन स्क्वायर फीट का देखा जाए तो। और इसके अलावा जो टोटल सेल्स वैल्यू है, हालांकि अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो लगभग सपाट आए हैं। बेंगलोर के जो सेल्स वॉल्यूम थे और वो जो वैल्यू थे वो सबसे ज़्यादा हुए हैं उनके इंसेप्शन से, क्योंकि 3 नए प्रोजेक्ट बेंगलुरु एरिया में शोभा के आए हैं। इसके अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट जो है क्वार्टरली अपडेट्स आपको देखने मिले हैं अभी पूजा। बिल्कुल, तो ये कुछ क्वार्टरली अपडेट हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए। PTC इंडिया, टाइटन, शोभा, फिनिक्स जैसी कंपनियों के आज ये नंबर्स आए हैं, तो इस पर आज रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शायद खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? बैंक फोकस में रहने वाला है। उनकी कैपिटल रेजिंग प्लान के जो है बोर्ड की अप्रूवल आ गई और ये कैपिटल रेजिंग प्लान अगर बात करें तो QIP इशू से होगी और 500 करोड़ जुटाने का जो है बोर्ड का अप्रूवल आया है। इसके अलावा नायका फोकस में रहने वाला है और ये जो है कंपनी है मेंस के इनरवेयर और एथलेशियर कैटेगरी में जो है ऑलरेडी अब जो है अपना जो स्टार्ट करने वाले हैं एक नई ब्रांड ग्लूट करके। और उसकी जो है इम्पैक्ट जो है ऑफकोर्स आप देखे होंगे कि आपके लक्स इंडस्ट्रीज ऐसे वाले स्टॉक्स ऑलरेडी इस सेगमेंट में घुसे हैं। ये हाई मार्जिन बिजनेस है, तो इसमें जो है स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है नायका में देखने मिल सकता है। रेमंड फोकस में रहेगा और रेमंड की जो रियल्टी बिजनेस है उनकी आर्म जो है 10x रियल्टी, उन्होंने एक JDA साइन की है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन की है बांद्रा एरिया में। और कंपनी कह रही है कि जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो लगभग 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकती है। अब याद रखिए कि उनके ऑलरेडी थाने में एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो बांद्रा की प्रोजेक्ट है वो थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में रहने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखिए पिछले 7 से 8 क्वार्टर में जो उनके रियल एस्टेट के सेगमेंट है वही आउट परफॉर्म की है और वो कोविड में जो है कह सकते हैं कि कंपनी को शील्ड की है और वो सारे सेगमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। तो रेमंड ज़रूर फोकस में रखिएगा। और आखिर में बात करूंगा भारतीय एयरटेल का। यहाँ पे कंपनी ने जो है अपनी बॉन्ड बायबैक है, उनके आंकड़े लगभग $300 मिलियन के पहले थे, अब उसको बढ़ा के लगभग $450 मिलियन कर दी है। तो ये सारे स्टॉक्स जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें भी हैं जिस पर कि आज हमारी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और हम देख रहे हैं कि इस पिछले कुछ समय में रुपए में लगातार जो वीकनेस आ रही है उस पर RBI की नज़र बनी हुई है और रुपए को थामने के लिए RBI ने कुछ अहम कदम भी उठाए हैं। उस पर और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं और हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं और डिटेल्स के साथ। अंकुर, बताइए क्या कदम उठा रही है RBI रुपए में जो गिरावट हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए?
जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और जो सोर्स ऑफ फॉरेन डिपॉजिट्स है उसको बढ़ाने के लिए कई सारे मेजर्स अनाउंस किए और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि जिस तरीके से रुपये की वॉलेटिलिटी है, जो रुपये लगातार वीक हो रहा है, उसमें कुछ राहत पाई जाए। जो सबसे ज़रूरी मेजर उठाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो सीआरआर और एसएलआर की जो लिमिट्स है वहां पर रिलैक्सेशन दिया गया बैंक्स को। अभी तक जो फॉरेक्स डिपॉजिट्स थे, जो एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट्स थे, वहां पर वो लिमिट मेंटेन करनी पड़ती थी, लेकिन 1 जुलाई से 4 नवंबर तक वहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ दूसरे मेजर्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट का भी यहाँ पर फायदा दिया गया है। 31 अक्टूबर तक अगर फॉरेक्स डिपॉजिट्स में जो एआरआर का रेफरेंस रेट, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट मेंटेन करना पड़ता था, उनकी सीलिंग में अभी छूट दे दी गई है। तो आइडिया यही है कि फॉरेन इनफ्लोज को बढ़ाया जाए, जो सोर्स ऑफ फॉरेन इनफ्लोज हैं उनको एक्सपैंड किया जाए और इसी के चलते जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की लिमिट है उसको भी बढ़ाया गया है। जो लिमिट पहले $750 मिलियन पर ईयर थी, अब उसको बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है, तो लगभग दोगुनी कर दी गई है और उससे भी ज्यादा की पॉसिबिलिटी। साथ ही साथ जो एफपीआईज हैं उनको जीसेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दिशा यही है कि किसी भी तरीके से रुपए की जो कमजोरी है उस पर थोड़ी लगाम लगाई जाए, साथ ही साथ वोलेटिलिटी को चेक में रखा जाए। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टेप्स आरबीआई लेना चाह रही है और लेने भी वाली है, जिसकी वजह से ये जो रुपए में कमज़ोरी आई है, हमने देखा 79 के भी पार निकल चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ स्टेप्स लेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम स्टील सेक्टर से। तो क्रेडिट स्विस ने स्टील सेक्टर पर एक रिपोर्ट बनाई है जिसके द्वारा उन्होंने जीएसडब्ल्यू स्टील पर अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा और टाटा स्टील पर न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। स्टील के घरेलू दाम इंपोर्ट्स के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम पर है। इन्वेंट्री बढ़ने से दाम में और गिरावट आ सकती है और चाइना प्रॉपर्टी से कमज़ोर डिमांड के कारण रीजनल एक्सपोर्ट प्राइसेस पर उन्हें रिस्क नज़र आ रहा है। इसके अलावा डाबर इंडिया पर फोकस करिएगा। सीएलएसए ने डाबर इंडिया पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 610 प्रति शेयर का। टॉप लाइन में सुधार आएगा मगर मार्जिन्स हालांकि कमज़ोर रहने की उम्मीद कर रहे हैं। अन्य एक्सपेंसेस पर कंट्रोल लाने से ऑपरेटिंग मार्जिन्स में गिरावट सीमित रहेगी। कमज़ोर सेल मिक्स और बढ़ते रॉ मटेरियल दाम से कंपनी को दिक्कत होगी और इसी के चलते सीएलएसए ने डाबर इंडिया पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। फोकस करिएगा आरआईएल पर। जेपी मॉर्गन ने आरआईएल पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 3170 प्रति शेयर का। डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स लगने से इन्वेस्टर्स को नजर आई रेगुलेटरी रिस्क। O2C के बेहतर परफॉर्मेंस से मजबूत Q1 की उम्मीद हो रही है और डीजल एक्सपोर्ट टैक्स O2C कारोबार को बढ़ने से सीमित करेगा। अब फोकस होगा एजीएम पर, जहां पे कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे और इसी के चलते स्टॉक में कुछ मूवमेंट देखने मिल सकता है। इसके अलावा जीसीपीएल पर सीएलएसए ने अपनी राय दी है। यहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 890 प्रति शेयर का। कमज़ोर मार्जिन्स है, अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। पाम ऑयल में गिरावट से मार्जिन्स में सुधार आएगा मगर एक लैग से आएगा। गोदरेज कंज्यूमर करीब 8% की आय में ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है। घरेलू कारोबार में होम केयर सेगमेंट में शायद एक डिक्लाइन नजर आ सकता है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बढ़ते मीडिया स्पेंडिंग और कमज़ोर सेल्स मिक्स के कारण ईबिटा मार्जिन्स में करीब 200 पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन नजर आ सकता है और ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएलएसए ने जीसीपीएल पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। अब फोकस करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। क्रेडिट स्विस ने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर और उन्होंने आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य है 1400 प्रति शेयर का। ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर एग्जीक्यूशन और रिटेल हेल्थ फ्रेंचाइजेज में स्केल अप के कारण स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है। डिलेड आरओई रिकवरी के कारण लॉन्ग टर्म मल्टीपल्स पर ये डिस्काउंट रेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने और एक शेयर पर कवरेज शुरू की है। उन्होंने स्टार हेल्थ पर कवरेज शुरू की है, आउट परफॉर्म की राय के साथ, लक्ष्य रखा है 600 प्रति शेयर का।
वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार हेल्थ की जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री की वाइड ग्रोथ को आउट परफॉर्म करेगी। जैसे क्लेम्स रेशियो इम्प्रूव हो रहे हैं कोविड के बाद, और इसी के चलते अर्निंग्स में एक बाउंस बैक नज़र आ सकता है, और कंटिन्यूड एजेंट नेटवर्क एक्सपेंशन के कारण प्रीमियम ग्रोथ भी नज़र आ सकता है। तो ये सब है ब्रोकरेजेस जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए। बिल्कुल, तो ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, एक एक करके कामाक्षी आपको बता रही थी, तो इन पर भी आप नज़र रखिए। थैंक यू सो मच कामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अब ये तो इक्विटी मार्केट का हमने आपका पूरा हाल बताया। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट पर, और वहाँ पर भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। क्या रणनीति अपनानी चाहिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए HDFC सिक्योरिटीज़ के तपन पटेल जुड़ चुके हैं। तपन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्रूड पर राय दीजिए, वहाँ पर क्या करें? गिरावट बढ़ती जा रही है, अब क्या व्यू बन रहा है आपका, क्या कंटिन्यू रह सकता है, और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या वॉच करेंगे आप कच्चे तेल में? जी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल क्रूड ऑयल में सेलिंग जो है वो एक्सटेंड हुई है, और जो रिसेशन फियर है, डिमांड कंसर्न से, और सप्लाई धीरे धीरे आ रहा है यूएस की तरफ से, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो थे $98 WTI में वो ब्रेक हुआ है, और जो ट्रेडिंग रेंज है वो लोअर हुई है। पहले जो 120 से 105 की जो थी वो अभी लोअर हो गई है, 115 से 90 की रेंज अभी होगी। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइस का भी यहाँ पे रखना चाहिए। कोई भी उछाल आता है तो बेचने की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि रिसेशन पीरियड से स्ट्रॉन्गर डॉलर है, ये सारे फैक्टर जो है वो भी इफेक्ट करेंगे प्राइस पे। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई जो है वो साइड कर सकते हैं 7,890 के लेवल से, टारगेट 4,680, स्टॉप लॉस जो है 8,010 का रख के क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। और सोने चांदी पर क्या करें? कल तो हमारी सबकी नज़र FOMC भी मिनट पर थी, और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जैसे ही वो आया उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन इस स्पेस में भी दिखेगा, और ऐसा कुछ होते हुए भी दिखाई दिया। अब सोने चांदी में भी क्या ये सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है और ज़्यादा? जी, क्योंकि जो फेड का मीटिंग मिनट्स जो है उसमें एक्सपेक्टेड था कि फेड शायद आगे की मीटिंग के लिए भी कुछ हिंट दे, या पिछली मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था वो तो हमको मिला है। और जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के इस मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट कट रेट हाइक करेंगे, तो वो भी ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो सेलिंग जो है हमको आती दिख रही है। अभी जो मेन फैक्टर है तो डॉलर इंडेक्स है, यूरोपियन करेंसीज और चाइनीज करेंसी दोनों वीक है, इसका इफेक्ट जो है डॉलर इंडेक्स पे आ रहा है, बाइंग जो है डॉलर इंडेक्स में जा रही है। तो इसके कारण गोल्ड और सिल्वर जो सेफ एंड एसेट गोल्ड है उसमें सेलिंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेलिंग अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल गोल्ड में भी ब्रेक हुआ है, सिल्वर में भी ब्रेक हुआ है। गोल्ड में जो 1780 के जो लेवल थे वो ब्रेक हुए हैं, और सिल्वर में 19.85 के लेवल थे वो ब्रेक हुए हैं। तो दोनों में सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। खास करके गोल्ड में हम सेल कर सकते हैं 50,800 के लेवल से, टारगेट 50,200, स्टॉप लॉस जो 51,100 के लेवल से हम सेल कर सकते हैं। सिल्वर में ओवरसोल्ड है रेट है, लेकिन उसमें बाय नहीं करना। कोई भी उछाल कर सेल कर सकते हैं, बुल ट्रैप हो सकता है बॉटम फिशिंग करना, तो एक उछाल आने का वेट करना चाहिए, फिर वहां से सेलिंग करना चाहिए। नीचे सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 55 की रेंज जो है वो एक बार आ सकती है। ठीक है, तो ये राय आपको सोने चांदी में भी दे दी गई है। तब इसके अलावा बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप? बेस मेटल्स में लगातार अभी सेलिंग जारी है, क्योंकि चाइना में शंघाई में लॉकडाउन जारी है, मास टेस्टिंग हो रही है। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, उसके कारण जो डिमांड है वो पीक नहीं हुई है। शंघाई एक मेजर हब है, फाइनेंशियल हब है चाइना का, तो वहीं पे कोविड केस जिसके कारण ओवरऑल एक्टिविटी जो है इकोनॉमी वो अभी ठप है, जिसके कारण बेस मेटल्स की डिमांड भी नहीं आ रही है, तो उसका प्रेशर यहाँ पे है। एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है, तो एक कॉन्ट्रेंट ट्रेड की तरह से आज में ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉपर में बाय कर सकते हैं 622 के लेवल से, टारगेट 654, स्टॉप लॉस जो है 635 का कॉपर में बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश है, लेकिन एक बाउंस के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है बिजनेस में। ओके, ठीक है, तो ये रणनीति आपको कमोडिटी मार्केट में सुझा दी गई है। तपन बाबा, शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ट्रेडिंग की रणनीति भी सुझाने के लिए। तो सोने में आप बिकवाली कर सकते हैं 50,200 के लिए, कच्चे तेल में भी वीकनेस बढ़ सकती है, बेस मेटल्स में कॉपर पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। वजह भी आपको बताई तपन में 654 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरी रणनीति आपको शेयर किया आज कमोडिटी मार्केट।